नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल मीडिया चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम ब्रज इतिहास साहित्यिक मंच के तहत तमाम उम्र के लोगों को, वरिष्ठ लोगों को, पारंगत लोगों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे, ताकि जो हम नवागुण हैं, जो हमारे समाज के और तमाम लोग सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वे ऐसे प्रेरणा स्रोत मनीषियों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ उपस्थित हैं नगर और इस देश की चर्चित और वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर शीतल वाजपेयी। मैं आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, मेरे मन में ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिस समय आपके पिता स्वर्गीय प्रमोद कुमार मिश्रा और माता श्रीमती मोहिनी मिश्रा की गोद में आप आई, तो उन्होंने नहीं कल्पना किया होगा कि नन्ही सी कली एक दिन इस देश के आकाश पे चमके एक सितारा हो गया। तो कैसा महसूस कर रही हैं आज जब वो सितारा बन चुका है, जो लहरा रही हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, चमक रही है इस आकाश पे, कैसा महसूस कर रही हैं? सर्वप्रथम आपको बहुत साधुवाद देती हूँ इस साहित्य सेवोद्योत कार्यक्रम के लिए, और आपने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत आभार। अब आपके प्रश्न पर आती हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि आप मुझे कैसा लग रहा है, तो मैंने तो अभी अपनी यात्रा का पहला सोपान, पर वो संभवतः ये सोपान भी नहीं है, मैंने अपनी यात्रा आरंभ की है। अभी मैं किसी मुकाम पर नहीं हूँ। ये मेरी साधना और तपस्या कहाँ तक पहुँचेगी मुझे पता नहीं। रही बात माता पिता की, तो माता पिता अपने बच्चों के लिए अनंत सपने देखते हैं। उनको मैंने साकार किया है या नहीं, ये तो माता पिता ही जाने, परंतु मैं बस ये प्रयास कर रही हूँ कि मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ वो रास्ता मेरा सत्य की तरफ हो, सत्य की ओर अग्रसर हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। बस मैं यही चाहती हूँ, मैं जिसकी जरूरत तो सत्य के पथ पर आगे बढ़ती हूँ। मैं आपके पूज्य माता पिता के चरणों में चरणवंदन करता हूँ। और जब बात चल रही है परिवार की, तो आपसे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी दो शब्द जरूर जानना चाहिए। जी, मैं अपने परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मेरे दो छोटे भाई हैं। बड़े भाई का नाम अमित मिश्रा है और उनकी पत्नी, उनका परिवार है, पत्नी और उनका बेटा है। छोटे भाई का नाम आनंद मिश्रा है, वे गुड़गांव में रहते हैं। उनकी भी पत्नी और बेटे वहीं सेटल हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वो बड़े भाई अध्यापक हैं। पिताजी राजनीति में कर्मचारी में इंस्पेक्टर के पद पर थे, और वो नहीं है हमारे बीच, हमारे साथ सूक्ष्म शरीर से तो है। और माता जी मेरी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ज्योतिषविद हैं और गृहिणी हैं। क्या ज्योतिषविद होने के साथ उन्होंने कभी महसूस किया कि आप साइंस बैकग्राउंड से साहित्य बैकग्राउंड में चली जाएंगी? कैसे हुआ साइंस से साहित्य तक का सफर? साहित्य या कह लें कि हिंदी की तरफ जो आकर्षण है, वो साइंस पढ़ते पढ़ते ही जब मैं 9th में आई, 9वीं कक्षा में थी, मेरी क्लास टीचर डॉक्टर सुषमा त्रिपाठी जी, और उनका पहला दिन था क्लास में, और उन्होंने आते ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां पढ़ी कि वह पथ क्या, पथे कुशलता क्या, जिस राह में बिखरे शुभ ना हो, उस नाविक की नाव कुशलता क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। और इन पंक्तियों को सुनने के बाद मैं, जो हमारे टीचर हैं, हमारी शिक्षिका, उनके प्रति ऐसा भाव जागृत हुआ कि मैं उनकी दृष्टि में आ जाऊँ, उनकी नजरों में आ जाऊँ कि मैं, क्योंकि साइंस के विज्ञान वर्ग के लोग हिंदी थोड़ा कम ही पढ़ पाते हैं, समय कम होता है, तो मैं उनकी नजरों में आ जाऊँ, वो समझ लें कि मेरा हिंदी के प्रति कुछ सकारात्मक भाव है। बस यहाँ से कुछ आकर्षण बढ़ा हिंदी के प्रति, भाषा के प्रति और साहित्य के प्रति। बहुत बढ़िया है कि नारी के लिए, एक स्त्री के लिए उसकी जिंदगी के दो पक्ष होते हैं, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। शादी के पहले की जो इच्छाएं होती हैं, जो स्वतंत्रता होती है, कुछ अलग होती है, बाद की स्वतंत्रता अलग होती है। तो वहाँ पर तो आपने टीचर को संबोधित किया, अपना वेतन बढ़ाया, लेकिन शादी होने के बाद ससुराल में भी आपके पति से और ससुराली जनों से आपको इतनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई जिससे आप यहाँ तक पहुँची, वहाँ का अनुभव कैसा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। विवाह के पश्चात मेरे पति देव को पता लगा कि मेरा कविताएं लिखने का शौक है। उस समय मोबाइल नहीं हुआ
पोलैंड नेशनल में, चूँकि MBA किए हुए हैं तो वहाँ पर जॉब करते थे। और कुछ कविताएं लिखकर मैंने भेजी तो उनको ये आभास हो गया कि उनको कविताओं के प्रति आकर्षण है, कुछ ये तुकबंदियाँ किया करती हैं। विवाह के पश्चात जब घर में आना और सासू के साथ रहना तो कविताएं लिख लिख कर डायरी में रखना और बंद कर देना, बस ये मेरा दिनचर्या हो गई। धीरे धीरे जब बढ़ती गई ये रुचि, किताबें पढ़ना, किताबें ला के देना, वो मुझे किताबें ला के देते थे पढ़ने के लिए और सीखने के लिए। शनय शनय वो मंच की ओर अग्रसर हो गया, गोष्ठियाँ मुझे जाने लगी और उसकी का सारा श्रेय मेरे प्रति हो जाता है। वे मेरे साथी बनकर वो मुझे हर जगह कहीं भी जाना होता है वो मुझे लेके जाते हैं, अन्यथा वो अगर ना लेके जाए तो मैं एक कदम भी शायद न चलता। बहुत सौभाग्यशाली है आपके पति श्री निखिल वाजपेयी जी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं वही कहने जा रहा था कि उससे भी सौभाग्यशाली आप हैं, आपके उन्होंने जो शौक है उसको आगे बढ़ने का अवसर दिया और आपके साथ वो निरंतर कदम से कदम मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो किन किन विधाओं में रचनाएं कर रही हैं? मैंने एक पुस्तक में लिखा है कि मैंने भावों की मिट्टी में केवल कुछ एहसास मिलाए, आगे माँ वाणी की इच्छा जैसी भी मूर्त बन जाए। मैं सिर्फ उन एहसासों को संजोने का काम करती हूँ, उन शब्दों में पिरोने का काम करती हूँ। आगे माँ वाणी की इच्छा कभी गजल झोली में डाल देती है, कभी गीत, कभी मुक्तक, कभी छंद। वो माँ की जैसी इच्छा होती है वैसे वो संपदा मुझे मिल जाती है और मैं आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। मैं अपने आप को एक डाकिया ही मानती हूँ कि मैं सिर्फ डाकिया हूँ जो उसकी पाती आप तक पहुँचाती हूँ, अन्यथा मैं कुछ नहीं गा लिख पाती हूँ, ना पढ़ पाती हूँ। शीतल जी तक कितनी रचनाओं का सृजन हो चुका है? नहीं, मैंने अभी गिनती तो नहीं की है, परंतु इस तरह से कह सकती हूँ कि कुछ डायरियाँ भर चुकी हैं और कुछ भर भी शेष हैं। हाँ, मान लीजिए कि थोड़ी बहुत रचनाएं हैं जो माँ ने झोली में डाल रखी है। मैंने कभी गणना नहीं की कि कितनी रचनाएं हो चुकी है। चलिए, अभी तो हमको ये भी मालूम पड़ गया कि शीतल वाजपेयी एक अच्छी संचालक भी हैं, तो संचालन के क्षेत्र में कैसे है? संचालन जैसा कुछ कोई विशेष बात तो नहीं। हाँ, अगर कभी लोगों के मध्य बैठने का अवसर मिलता है और उनसे कुछ सीखने का, समझने का, कुछ पूछने का, तो ये मुझे लगता है कि एक साधन है ज्ञानार्जन का। और ऐसे किसी कवि गोष्ठी में किसी मंच का संचालन कर लिया तो बहुत, ये तो मुझे लगता है कि एक आम बात हो गई है। नहीं, आम बात नहीं, ये बहुत खास बात है कि जहाँ हमको अपनी ही रचनाएं याद नहीं रहती, वहाँ हम दूसरे की भी रचनाएं, दूसरों की भी पंक्तियाँ कोट करते हैं। तो ये बहुत अलग सी विधा है, अलग सा सीखने योग्य है, क्योंकि हर आदमी आज संचालक के क्षेत्र में भी माहिर होना चाहता है। तो हालांकि ये बात मैं आपसे बाद में पूछना चाहता था, लेकिन इसको यही जोड़ना चाहता हूँ कि जब भी कोई संचालक के क्षेत्र में उतरे तो वहाँ क्या अनुभव है, वहाँ क्या टिप्स हैं आपके? भाई, आप कहीं भी जाएं, आप गोष्ठी में, मंच पर कहीं भी जाएं, अक्सर लोग सिर्फ अपना मुख लेकर जाते हैं, कान द्वारे पर छोड़ देते हैं। यदि आप अपने कान भी साथ लेकर जाएंगे तो आप सुनेंगे भी। कहने से पहले सुनना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी को सुनेंगे तो आपको निसंदेह कोई ना कुछ शब्द कोश आपका बढ़ेगा और आप बात अच्छे से कर पाएंगे। तो कहीं पर भी जाए, किसी भी मंच पर, किसी भी गोष्ठी, अक्सर आपने देखा होगा हमारे नगर में कई गोष्ठी होती है, लोग आते हैं आपकी रचना पढ़कर और तुरंत ही चले जाते हैं, वे सुनना पसंद ही नहीं करते। तो मेरा निवेदन है उन लोगों से, उन नवाबों से, वरिष्ठों के से प्रणाम करकर क्षमा चाहते हुए ये बात कहना चाहती हूँ, जो नवाबों हैं, जो एक क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनकी अभिरुचि है, वे कम से कम इस बात को देखें कि हमारे वरिष्ठ क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं और संस्कार सीखें। तो शब्दकोश भी बढ़ेगा आपका और जैसे कि आपने संचालन की बात की तो वो आपके अवचेतन मन में स्वतः आते रहेंगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गोष्ठियाँ तो शीतल जी आपने बहुत सारी अटेंड की है, बहुत सारी गोष्ठियों में शामिल हुई है, बहुत सारी गोष्ठियाँ आयोजित की है। किन किन मंचों पर जाना हुआ? मंच भी आपने बहुत सारे शेयर किए हुए हैं, तो किन किन मंचों पर काव्य पाठ किया, उनमें से सबसे यादगार कौन सा, सबसे यादगार मंच कौन सा? भाई, काव्य क्षेत्र में सबसे पहला मंच आपको जो देते हैं आपको हमेशा याद रहते हैं। सबसे पहला मंच मेरा चौबेपुर का था और मुझे भाई मनोज शुक्ला जी ने, कब की बात होगी? ये 2015 की बात है,
पार्श्विक या मानदेय, पार्श्विक नहीं कहना चाहिए, मानदेय या कुछ ऐसा भी होता है, मैं इस सब बारे में इसके विषय में नहीं जानती थी। परंतु मनोज शुक्ला भाई साहब ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे इस मंच को मुझे बुलाया, मुझे सम्मान मिला उस मंच पर, लोगों ने बहुत कविताओं को सराहा। तो वो मंच मेरा चूंकि पहला मंच था, इसलिए वो मुझे बहुत याद है। और कभी मैं इस चीज़ को उनका, मनोज भाई साहब का ये स्नेह कभी नहीं। और उसके बाद बहुत से मंच हुए, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी हमारे नगर के शब्दकार है, बहुत श्रेष्ठ गीतकार, बहुत सम्मान से पूरा देश देखता है। उन्होंने सबसे पहले टीवी पर जो मुझे टीवी पर आना, एक जो बाबू के चैनल थे उनमें वहाँ पर ले जाने के श्रेय आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया। और उसके बाद बहुत से मंच हुए भाई, लेकिन दूरदर्शन में जब पहली बार जाने का अवसर मिला, वत्सला जी ने और आत्म प्रकाश जी ने आमंत्रित किया, तो वो अविस्मरणीय है। वो मुझे लगा जिन चैनलों को देखकर हम बड़े हुए, हमारे लिए वो टीवी का बॉक्स उस पर जाकर पढ़ना और उसने अपने घर में बताना कि वहाँ मेरा दिन आएगा, आप देखिएगा, ये चीज़ें अविस्मरणीय बन गई, वो मंच मेरे लिए अविस्मरणीय हो गए। बताना चाहूँगा कि जहाँ शीतल जी विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से लोगों तक जुड़ रही हैं, विभिन्न मंचों के माध्यम से जुड़ी हैं, कई चैनल्स के माध्यम से अपने दर्शकों से जुड़ी हुई है, वहीं शीतल वाजपेयी जी बहुत अच्छी समाज सेविका भी हैं। तमाम सारे सामाजिक मंच हैं जहाँ से वे जुड़ के समाज सेवा कार्य करती हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि किन किन मंचों से, किन किन सामाजिक संस्थाओं से आप सरोकार करती हैं और उनसे जुड़ी हुई हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है राजीव भैया। अगर साहित्यिक मंच की, साहित्यिक जो संस्थाएं हैं उनकी बात अगर मैं करूँ तो नगर की जितनी भी संस्थाएं हैं लगभग वे सभी मेरी हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि वो सारी मेरी हैं। विकासिका, तरंग, माध्यम, साहित्य समज्या, काव्यायन, जितने भी श्यामा अर्चना फाउंडेशन जो है, शक्ति ब्रिगेड जो अन्नपूर्णा जी की संस्था है, प्रभाश्री फाउंडेशन, ये सारी, इन सभी संस्थाओं के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। ये सारी संस्थाएं मुझे अपनी सी लगती हैं कि सभी, क्योंकि मुझे इतना स्नेह उन सबसे मिलता है, चाहे वो रोटी बैंक हो या ऐसे संस्थाएं हैं जो सामाजिक, आपने बात की, जो अन्न को बचाने के लिए गरीबों को वितरित करते हैं, कपड़े वितरित कर रहे हैं, ऐसी कई सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके साथ जुड़कर मैं खुद के लिए, स्वयं के लिए जुड़ना चाहती हूँ। मुझे आत्म संतोष मिलता है सबसे, उन सब में जाकर उनके साथ कुछ कर पढ़ा, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ मैं पढ़ाई की कुछ चीज़ें दे पाऊँ तो मुझे खुशी होती है। हालांकि मैं बहुत, जितना मेरे मन में है मैं उतना नहीं कर पाती, परंतु ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस योग्य अवश्य बनाए कि मैं जो मेरे मन में हो मैं कर पाऊँ। निश्चित रूप से अगर आप कहें तो साहित्य समाज का ही दर्पण होता है जी। तो जो साहित्य से जुड़ा है समाज से वो अपने आप ही जुड़ा हुआ है। ऐसा तो मैं मानता हूँ कि हम साहित्यकारों के लिए सम्मान, तो हमारी जो दर्शकों की तालियां हैं वही बहुत है। हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान किसी दर्शक द्वारा दिया जाने वाला स्नेह है। फिर भी आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आप कानपुर रत्न से सम्मानित हैं, डीलिट की मानद उपाधि है आपके पास, पीएचडी की मानद उपाधि है। ऐसे और कितने अलंकरण हैं। अगर शीतल वाजपेयी जी के मुख से हम दर्शकों को जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके अपने मुख से कि किन किन अलंकरणों से अलंकृत हैं। भाई ये जो भी संस्थाएं, चाहे रजश्री फाउंडेशन हो या अपने नगर की जितनी भी संस्थाएं हैं, उन्होंने सम्मान, या मैं कहूँगी वो इनका स्नेह आशीष है। मैं इसको सम्मान ना मान करके मैं उनका आशीष मानती हूँ, आशीर्वाद मानती हूँ। अभी अलंकरण तो नहीं, परंतु जिम्मेदारी ज़रूर है मेरे कंधों पर। उन्होंने जिम्मेदारी, भरोसा रखा है कि संभवतः मैं भविष्य में कुछ अच्छा लिखूंगी, अच्छा पढ़ूंगी, तो हर एक स्नेह है, हर एक आशीष मुझे एक जिम्मेदारी की ओर दिखाता है, जिम्मेदारी की ओर अग्रसर करता है मुझे। मैंने शायद गलत प्रश्न किया था कि अभी तक कितनी रचनाओं का सृजन हो चुका है?
रचनाकार स्वयं में एक समुद्र होता है। कुछ रचनाएं मैच्योर होती हैं, कुछ कागज में ही रह जाती हैं। तो इसलिए किसी रचनाकार से पूछना कि आपकी वेल्थ कितनी है, आपकी रचनाएं कितनी है, मेरे ख्याल से ये न्यायपूर्ण नहीं होगा। न्यायपूर्ण वो होता है जो दर्शकों के समक्ष होता है, पाठकों के समक्ष होता है। तो अभी हाल में ही जो आपकी पुस्तक आई, इसका नाम है स्वर्णिम उजाले नहीं, इसके बारे में जरूर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मेरे लगभग 63 रचनाओं का संग्रह है, मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को। तो इसके बारे में जो विस्तृत रूपरेखा है, इसकी जो विस्तृत चर्चा है वो आपको मिल सकती है। ये पहली कृति है मेरी, और इसमें 63, जैसा कि आपने बताया, गीत हैं। ये गीत संग्रह है, और कुछ गीत चुन के मैंने इसमें इस संग्रह को मैंने जुटा पाई हूँ या संयोजित किए हैं मैंने इस संग्रह के लिए। मानसिकता बनी, मैं पांडुलिपि तैयार करने के पश्चात एक दिन भाई राजीव मिश्रा आए और मैंने उनके समक्ष अपनी बात रखी कि मैं ऐसा एक पुस्तक की कृति लाना चाहती हूँ। और भाई ने इतने मन से उसको, उस पांडुलिपि को उठाया और निश्चित रहिए कि ये काम मैं करूँगा। इस तरह से उन्होंने मेरा सपने को साकार, एक परिकल्पना को किस तरह से साकार मूर्त रूप दिया जाता है, ये सारा श्रेय डॉक्टर राजीव मिश्रा को है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अन्यथा ये मूर्त रूप ना आ पाता। इसके लिए सोशल मिशन फाउंडेशन, ब्रजिंदा अभिव्यक्ति मंच, इसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ये कृति के रूप में जो पहला का गीत संग्रह है वो आप सबके समक्ष में ला सकती हूँ। मैं जैसा देख पा रहा हूँ, आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, ये पुस्तक है स्वर्णिम उजाले नहीं। मैं देख पा रहा हूँ इसके इधर से आपने अपने पूज्य पिता जी को समय समर्पित किया हुआ है यहाँ पढ़ना। और उसके बाद ये पुस्तक मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इस पुस्तक का मूल्य लिखा हुआ है 150 रुपये। मुझे पता नहीं अभी ये किस मंच पे है, कहाँ किस स्टार पे मिलने वाली, लेकिन ये मैं जानता हूँ, अपने दर्शकों को वायदा करता हूँ कि जब आप चाहेंगे वैसे ही डॉक्टर शीतल वाजपेयी जी इस किताब को आपके समक्ष उपलब्ध कर देंगे। और इसमें बैक कवर पे आपका पूरा बायोडाटा पड़ा हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इसमें जो आपका पसंदीदा गीत है, लेकिन कुछ तो रचनाएं ऐसी होती हैं जो आपके हृदय के बिल्कुल करीब होती हैं। कौन सी एक रचना है जो आपके हृदय के करीब है, या ऐसी कई रचनाएं हैं जो आपके हृदय के करीब है? ये बहुत जटिल प्रश्न है, क्योंकि आप किसी भी माँ से पूछें इसको उसकी कौन सी संतान बहुत प्रिय है, ये प्रश्न, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता। कोई भी रचनाकार इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। तुलसी बाबा ने तो कहा ही है ना कि निज कवित्व के लाल नहीं का सरस होए बात फीका। तो सारी रचनाएं उतनी ही मुझे उतनी ही प्रिय हैं, परंतु आपको जो पसंद हो आप वो बताएं, मैं उसका पाठ अवश्य करूंगी। क्योंकि मैं अपनी रचनाओं में भेदभाव नहीं कर सकती, एक को अच्छा नहीं कह सकती। जैसा कि मैं अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ गोष्ठी में आई थी, तो दीदी ने मुझसे कहा था कि मुझे आपका ये गीत बहुत पसंद है, और अक्सर हम उसको गुनगुनाते हैं जब हम बहुत निराश हो जाते हैं, तो हम उसको गीत को पढ़ लेते हैं। ये मेरे लिए किसी भी बहुत बड़े सम्मान से कम की बात है। बहुत बड़ी बात है कि उस गीत को आप तब पढ़ते हैं, आप याद करते हैं उस रचना को। ये मेरे लिए किसी पुरस्कार से, किसी सम्मान से कम नहीं है। बिल्कुल, वो हर सबको प्रेरणा देती है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैं उस गीत का ही वाचन सर्वप्रथम करना चाहती हूँ। मैं आपके समक्ष वो गीत पढ़ती हूँ। ये माना कि तम अंधेरा घना है, मगर दीप की अपनी प्रस्तावना है। ये मान कि तम अंधेरा घना है, मगर दीप की अपनी प्रस्तावना है। ये माना
बहुत सुंदर। कि तुमने अंधेरा घरा है मगर दीप की अपनी प्रस्तावना है। ये माना कदम दर कदम ठोकरें मिल रही है, लबों को भी कठिनाइयां सिल रही है। कदम दर कदम ठोकरें मिल रही है, लबों को भी कठिनाइयां सिल रही है। मगर हार स्वीकार क्यों कर रहे हो, मगर हार स्वीकार क्यों कर रहे हो। अभी जीत की पूरी संभावना है। ये माना कि तुमने अंधेरा घरा है मगर दीप की अपनी प्रस्तावना है। ये माना। और अंतिम पंक्ति आई थी, जरा हौसलों को जगा कर तो देखो, निराशा की पर्दे हटा कर तो देखो। जरा हौसलों को जगा कर तो देखो, निराशा के पर्दे हटा कर तो देखो। उम्मीदों का सूरज खिला है गगन में, उम्मीदों का सूरज खिला है गगन में। ये संकेत जीवन की अवधारणा है। ये माना कि तुमने अंधेरा घरा है मगर दीप की अपनी प्रस्तावना है। ये माना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत। और मैंने जैसे पहले कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जिस साहित्य में समाज की बातें ना हो, समाज के लिए प्रेरणा ना हो, निश्चित रूप से वो साहित्य कहीं कहीं सोचनीय है। तो मैं सभी से ऐसे निवेदन करता हूँ कि ऐसा कुछ लिखें जिससे समाज प्रेरणा ले। इस गीत से तो हम व्यक्तिगत प्रेरणा लेते हैं, इसलिए ये बहुत बढ़िया बात है। और ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मल्टी टैलेंटेड शीतल जो सुर से भी, जो साहित्य से भी, लेखन से भी, गद्य में भी, पद्य में भी कुशल गायिका, विभिन्न आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हम उनमें भी आपको सुनते रहते हैं। और एक बात तो ऐसी है जो शायद आप नहीं जानते, उनके दर्शकों में बताना चाहता हूँ कि अच्छा नृत्य, बहुत ही नृत्य कला में भी निपुण है हमारी बहन शीतल वाजपेयी जी। तो अब जब दुनिया 22 मार्च से एकदम अपने घरों में कैद हो गई थी, ऐसे में कोई था किसी ने समाज को बहलाने का, किसी ने समाज को हौसला देने का काम किया, तो निश्चित रूप से हम साहित्यकार थे। इस बात को गर्व से कहता हूँ कि मैं भी साहित्यकार हूँ। तो हम साहित्यकार थे। क्या किया शीतल वाजपेयी ने इस लॉकडाउन के दौरान, किस तरह से अपने समय का उपयोग किया या किस तरीके से समाज को आगे बढ़ने में मदद की? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है राजीव भैया। इन लॉकडाउन में खुद से खुद की दूरी तय हो गई। अपने से अपने पास तक जाने के लिए जो समय नहीं मिलता था, इस लॉकडाउन ने वहाँ पहुँचाया। और बहुत सी किताबें जो बहुत रूठी हुई थी मेरे से, बहुत व्यस्तता के चलते और कार्यक्रम के चलते, घर परिवार के कामों में उन किताबों को पढ़ी मैं दूरी नहीं साफ कर पा रही थी, बहुत रुष्ट थी मेरे से। इस लॉकडाउन में उन किताबों से पुनः मैत्री का अवसर मिला और उनसे बतियाया, उनसे पुनः संवाद स्थापित किए। बहुत सारी मैंने पढ़ी जो कि मुझे पढ़ना था। ये हम होता है कि हमें बहुत सी किताबें मिलती भी हैं साहित्य जगत में, हम हैं, बहुत से अच्छे रचनाकार हैं हमारे नगर में, बाहर भी, परंतु हम जाके रह देते हैं कि अच्छा भी पढ़ेंगे। वो अच्छा अभी पढ़ेंगे वाला समय हमको नहीं मिल पाता। तो इस लॉकडाउन में वो इतना समय दिया कि उन पुस्तकों को पढ़ पाई। तो मेरा ये समय पुस्तकों के साथ बीता। साथ ही एक रास्ता हो जाती है तो आपको थोड़ा सा मन बदलना होता है। तो मामा जी ने, मेरे आशीष जी मामा,
गाना गाया करते थे। और हम ऑनलाइन सब सारे जितने भी बंधु बांधव हैं, हमारे मित्र, मामा जी के मित्र, हम सब उसमें गाया करते थे, ट्रैक के साथ साथ गाते थे, एक दूसरे को का मनोबल बढ़ाते थे कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इस तरह से बेसुरे मेरे इतने बेसुरे गीत मामा ने जी ने बर्दाश्त किए, उनकी मित्र मंडली ने बर्दाश्त किए, और हमारा समय अच्छा करता था उस आपदा में अवसर आपने तलाश ये कह सकते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। और अब जबकि हम लॉकडाउन से बाहर निकले हैं, दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर चली गई है, डिजिटलाइजेशन को अपना लिया है उन्होंने एक तरीके से, तो डिजिटल होती दुनिया में जब हर व्यक्ति लिख रहा है कहीं ना कहीं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि पुस्तकों का प्रकाशन आवश्यक है, और आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है, कितना जरूरी है, किन परिस्थितियों में पुस्तकों का प्रकाशन हो, क्योंकि ऑनलाइन जितना मटेरियल आ रहा है उसको रिव्यू करना है, तो क्या लगता है आपको इस तरीके से क्या लगता है? देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज जो आप देख रहे हैं लेखकों की, कवियों की, समीक्षकों की एक बाढ़ सी आती है, सुनामी आप कह सकते हैं, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर आप जाइए, आप लिखिए, आपका जो दिल आ रहा है लिखिए, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा बुरा आप कुछ भी लिख दीजिए, वो आपका व्यक्तिगत लाभ या नुकसान हो सकता है। परंतु जब मुझे लगता है कृति आप उसको दस्तावेज में आप कुछ पुस्तक लाना चाहते हैं, तो आपको अपने बड़ों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अपने बड़ों से अर्थात आपके जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उससे सलाह अवश्य लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्या मैं ये दस्तावेज, ये कृति ला सकती हूँ या नहीं ला सकता हूँ, या ला सकती हूँ। उनके मार्गदर्शन के पश्चात अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत जल्दी कर देते हैं, बहुत जल्दी पुस्तकें आ गई हैं, बहुत सी कभी टाइपिंग मिस्टेक है, वर्तनी दोष है, गीत का शिल्प कुछ है, शक्ति कुछ आ रहा है। मुझे लगता है कि अधिकतर रचनाकार अपनी कृति से संतुष्ट नहीं हो पाते, बाद में मुझे उस पर ये कमी रह गई और ये कमी रह गई ऐसा कहते हैं। मैंने आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए जो आप अगर कृति ला रहे हैं तो आपको पहले तो अपने वरिष्ठ लोगों से सलाह करिए, आप पांडुलिपि लेकर जाएं, उनसे पूछें कि क्या इसमें शिल्प की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से कोई कमी हो तो सुझाव दीजिए, क्योंकि हम अपने दृष्टिकोण से हो सकता है बहुत अच्छा लिख रहे हैं, परंतु वो सब हमारे बड़े नकार दें। जब मैं अपनी ही स्वयं की बात करूँ, मैं अपनी लगभग 200 गीतों की पांडुलिपि लेकर मैं आदरणीय कुंवर जी के पास पहुंची और उनको कहा, चाचा जी अगर इनमें से 10 भी ठीक हो तो बताइएगा, अन्यथा अगर आप ये कहेंगे कि इनमें कोई भी गीत ठीक नहीं है और छपने योग्य नहीं है, तो मैं बिल्कुल ऐसे इसको जाके रख दूंगी और पुनः प्रयास करूंगी। उन्होंने जिन 150-200 गीतों में से उन्होंने आशीर्वाद का मिला मुझे, और उन्होंने कहा कि नहीं छप सकते हैं, तो मैं उन गीतों को तो पूरा अगर संकलित करती तो काफ़ी बड़ी मोटी किताब हो जाती। मैंने सोचा कि पहले प्रयास में मैं कुछ गीत लेकर आऊँ, तो मैंने उनसे जो थोड़े चयन किए और कुछ गीत मैंने इस पहली कृति में लेकर आई हूँ। और उन्होंने जिन गीतों के लिए मना किया मुझे कि ये गीत मुझे लगता है शीतल तुम पढ़ो तो मंच पर, परंतु कृति के लाने लायक मुझे नहीं अभी लग रहे हैं, उनका स्तर कृति के लिए नहीं है। मैंने इसको स्वीकार किया और उनको प्रणाम करके मैंने इसको माना कि ठीक है चाचा जी, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल मैं इसको मानूंगी। मुझे लगता है कि अपने बड़ों को कुछ अपनी कृति या किसी के बारे में मार्गदर्शन लेने से आपको बहुत हिम्मत मिलती है, संबल मिलता है। तो अपने आने वाले जो नवांकुर हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आप शीघ्रता रखें, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो चाहे लिखें, लेकिन किताब छपने से पहले आप जरूर विचार विमर्श करें, क्योंकि ये दायित्व हो जाता है हमारा। और साथ में पब्लिशर का भी दायित्व है कि जब आप छाप रहे हैं किताब, तो उसके साथ आप एक कागज बनाने के लिए कितने पेड़, कितने पत्ते बलिदान देते हैं, तो उसको ध्यान रखें कि आप किसी की भावनाएं, रचनाएं भी है, उसको बिल्कुल गीत को ऐसा छापते हैं कि वो गीत ना रहेगा पता नहीं क्या हो जाता है, उसका शिल्प भी बिगाड़ दिया। तो पब्लिशर की भी जिम्मेदारी है, साथ ही रचनाकार की भी जिम्मेदारी है कि वो जब कृति ला रहा है तो पूरी मनोयोग से लेकर आए। ये बहुत बढ़िया बात है।
मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से कि आप यही बात कहना चाहता हूँ कि हम जब दस्तावेज के रूप में कुछ लाते हैं तो वो इतिहास बन जाता है जी। उसका जो निर्णय है उसके साथ जो समीक्षा है वो इतिहास जाके करता है, युग युग तक वो किताबें हमारे पास सुरक्षित रहती है। तो जब हम अपनी आगामी पीढ़ी को कुछ देने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है रचनाकार का और पब्लिशर दोनों का नैतिक दायित्व बनता है कि हम कुछ ऐसा दें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसको सीख सके। ठीक है। अब आने वाली पीढ़ी की बात चलती है तो बहुत कुछ है जो आने वाली पीढ़ी को सीखना है और आपको सिखाना है। तो शिष्य तो सबको ही होता है, गुरु अच्छा मिल जाए तो शायद सौभाग्य की बात होती है। हमारे पास आप जैसा गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है जिससे हमारे दर्शक, हमारे जो नए बच्चे हैं, नवानपुर हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं और वहाँ ना केवल छापना है बल्कि उनको मंचों पे जाने की इच्छा होती है, कुछ पढ़ने की इच्छा होती है। अच्छा, जब नवानपुर की बात करते हैं या साहित्य की बात करते हैं तो प्रश्न और भी आता है मन में कि जहाँ आप जैसे मौलिक लेखन हैं, जहाँ आप एक एक रचना को एक एक मात्रा भाग को गौर से भी पूछ के तब आप आगे लेके जाती हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो साहित्यिक चोरी जिसका नाम आप दे सकते हैं, दूसरों की पढ़ डालते हैं, वो भी बेबाकी से अपनी बता कर पढ़ जाते हैं। जी, कुछ दो शब्द तो जरूर चाहिए कि आप हमारे दर्शकों से कहें साहित्यिक चोरी के बारे में। जरूर साहित्यिक चोरी समझना अभी आपने जैसे पूछा ना कि आपने लॉकडाउन में क्या विदाउट रेफरेंसिंग, मतलब इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च है। समझ रही हूँ, लेकिन आप जो साहित्यिक चोरी की बात कर रहे हैं ये आज के नियम है। ये तब से है जब हम हर्षचंद्र पढ़ते हैं और हर्षचंद्र में भी कवि लिखते हैं कि उस समय उन्होंने संस्कृत में लिखा है। ये मैंने भी लॉकडाउन में हर्षचंद्र पढ़ी और उस समय के कवि लिख रहे हैं कि चोरी तब भी हुआ करती थी। साहित्यिक चोरी तब तो इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, परंतु आज से कितने वर्ष पहले, कितनी शताब्दी पहले ये रचनाकार संस्कृत में जब रचना किया करते थे तब भी लोग रचना चुराते थे। तो इसका तो ये इतिहास है। आप ये नहीं कह सकते कि तब था या अब नहीं है, अब थोड़ा सुलभ हो गया है, अब बहुत सहज है कि आप कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए और नीचे पर नाम डाल दीजिए, बहुत आसान है। तब भी आसान है। देखिए साहित्यिक चोरी कई प्रकार की है। आप विचारों की चोरी कर लेते हैं, आप पूरी पूरी रचना चोरी कर लेते हैं, आप उसका तथ्य चोरी कर लेते हैं। तो साहित्यिक चोरी की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ा विषय है, इसका हम बहुत आराम से बहुत लंबी चर्चा ना की जाए। और ये अपने इंसान के अपने स्वाभिमान पर, अपनी जमीन पर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। एक बार स्वयं से प्रश्न पूछ के देखिएगा कि अब जब आप साहित्यिक चोरी करते हैं या किसी भी प्रकार की चोरी करते हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, कौन सी आपको लालसा है, किस बात। मैं गोसाई जी की पंक्तियां कहना चाहती हूँ और उनका एक अड़ाली से बात होगी। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि घात। जब आप ये जानते हैं कि इसके अलावा साथ में कोई चीज नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब ऊपर वाला निर्धारित करता है, तो क्यों कर रहे हैं आप इसे। आपको यश मिलना होगा तो आपको चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और नहीं मिलना है तो आप कितनी भी चोरी कर ले तो यश नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं फिर से आता हूँ नवानपुरों की तरफ जी, कि उनको मंच पे जाने की इच्छा है, उनको ऑनलाइन कुछ पढ़ने की इच्छा है, उनको आगे किताब छपाने की इच्छा है जी। तो जो ऐसे लोग हैं जो मंच पे जाना चाहते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है या कई बार उन्हें हिचक होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसी क्रम से आप भी कहीं ना कहीं यहाँ लगाई हैं, यहाँ परिवर्तन आपने हासिल किया हुआ है। तो ऐसे नवानपुर के लिए क्या टिप्स है? नवांकुर, आप नाम ही देखिए, आप नाम से बात करें, जो अंकुर है, जब किसी भी चीज का बीज का अंकुरण होता है तो उसको वक्त लगता है, समय लगता है वृक्ष बनने, पौधा बनने में समय लगता है। तो बहुत धैर्य के साथ यदि आप पौधा फिर वृक्ष बनेंगे तो आप निश्चित रूप से किसी को भी छाया देने के लायक बन जाएंगे। परंतु आप जब आप अंकुरण ही हुआ और आप एकदम भागने लगेंगे, आप जमीन छोड़ देंगे, तो आप ये मान लीजिए कि विकास बाधित हो जाएगा, आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। नवांकुरों के लिए ये संदेश है कि धैर्य से पढ़िए, लिखिए, सुनिए और फिर आगे बढ़िए। एकदम से भागनिए मत, ये चकाचौंध भी कहीं नहीं आपको पहुंचाएगी। साहित्य में
भी बहुत बहुत चकाचौंध है। लोग सोचते हैं कि हम अगे आज मैंने 4 पंक्तियां लिख दी और कल मेरा नाम भी कुमार विश्वास के जैसा हो जाएगा। परंतु यदि आप वाकई कुमार विश्वास जी को अपनी प्रेरणा मानते हैं तो उनको देखिए, उनका संघर्ष देखिए। ऐसे ही नहीं बन गए होंगे और ऐसे नहीं बन गए उनका अध्ययन कैसा है, उन्होंने कितने संघर्षों के बाद अपना नाम कमाया है। तो उस बात को देखिए, हर बच्चा, आप किसी की तरह नहीं बन सकते, आप अपनी तरह बन सकते हैं। तो आप अपनी मंजिल स्वयं तलाशिए, परंतु कॉपी मत कीजिए किसी। ये बहुत बढ़िया बात है मैम। और अब बस हमारा कार्यक्रम ये विशेष पे है कि अंतिम प्रश्न आपसे पूछ के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं जी। शीतल वाजपेयी से कवि शीतल वाजपेयी, वो सम्मान प्राप्त करता शीतल वाजपेयी, लेखिका शीतल वाजपेयी, मंचों की शान शीतल वाजपेयी, कुशल संचालक शीतल वाजपेयी। अब क्या बचा है जो आपकी आगामी योजनाओं में है? मुझे जरूर जानना चाहते हैं कभी अब जो है आपके जो नेक्स्ट एजेंडा है वो क्या है? मैंने आपसे भी बताया था भाई कि मेरी कोई योजना ही नहीं थी। मैंने सिर्फ अपने पथ पर, सत्य पथ पर प्रथम पग रखा है। मेरी कोई योजना नहीं, मैं कुछ सोच के प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से आगे कुछ पुस्तकों का प्रकाशन होगा, कुछ मंचों का संयोजन होगा, कुछ ऐसा होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी इस साधना रथ हूँ, मैं इस रास्ते पर मैं सिर्फ चल रही हूँ। कब कितनी गतिविधियां आएंगी ये तो समय के गर्भ में है, माही जाए। इससे क्या होगा कि हमारे दर्शकों की आशा थोड़ी सी बढ़ जाएगी कि उनको एक अच्छा गद्य पढ़ने को मिलेगा, आगे को एक अच्छी गद्य की किताब पढ़ने को मिलेगी। आपने बताया कि 200 गीतों में से खाली 63 गीत ही आपने इस समाज को दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बाकी 130 गीत अभी कहीं न कहीं समीक्षारत हैं और कुछ चीजें रची जा रही हैं होती हैं। कुछ गीत, कुछ गजल, कुछ छंद जो है वो डायरियों में अभी सुरक्षित है और माँ की कृपा रही तो अतिशीघ्र ही कुछ नई कृति के रूप में मैं उनको लेकर आऊँगी। जैसी माँ वाणी की इच्छा होती है हम उसके आदेश पर ही आगे बढ़ते हैं। जैसा चाहेंगे, जैसा वो चाहेंगे हम वो मार्ग दिखाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। ना ही अपने जीवन में बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि मैं जो भी रास्ता अपनाऊँ, जो भी मैं जिस रास्ते पर चलूँ उसमें कभी भी पथभ्रष्ट ना हो। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे, जो आने वाले, आपने कहा जो कल को आने पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उनको मार्गदर्शन तो नहीं दे सकते आप, मैंने कहा गुरु और ऐसे, मैं तो स्वयं सीखने की, यदि उसमें मुझे सीखना भी सीखना है मुझे, ठीक है तो सीख रही हूँ, परंतु वो ये देख समझे कि सीखना धैर्य के साथ आगे बढ़े, बहुत जल्दी ना करें किसी भी बात को। मैं बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे साथ आपने रूबरू बात की। और मैं अपने दर्शकों से ये निवेदन करता हूँ कि आपको शीतल वाजपेयी जी से कुछ और पूछना हो, कुछ और आपके मन में कोई मनसा हो, कोई शंका हो, कुछ टिप्स लेना हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आइए, अपने सवालों को वहाँ रखिए। यदि आप चाहेंगे तो भविष्य में फिर से शीतल वाजपेयी जी हमारे स्टूडियो में आएंगी, गुरु आके आपसे उन्हें आपका साक्षात्कार करेंगी और यदि आवश्यकता होगी तो कमेंट बॉक्स में भी आके आपके जो प्रश्नों का उत्तर देगी। तो अभी तो हमने खाली एक ही गीत सुना था, अगले नेक्स्ट जो एपिसोड होगी जिसमें आप आएंगी तो हम आपका पूरा का पूरा एकल काव्य पाठ सुनेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा देता हूँ, फिर से मिलेंगे।